क्वेश्चन है, अगर लगा लोगे आप अच्छे से ढंग से सॉल्व कर लोगे तो 100% गारंटी के साथ ये कहा जा सकता है कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी प्री बोर्ड परीक्षा और बोर्ड परीक्षा दोनों के लिए। तो बोर्ड एग्ज़ाम एंड प्री बोर्ड एग्ज़ाम के लिए सामान्य हिंदी जो साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, साइंस वर्ग के यानी विज्ञान वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए ये पेपर 3 घंटे 15 मिनट मिलेगा। बी कोड है इसका, 100 नंबर का ये पेपर होगा। क्लास 12 सामान्य हिंदी 2023 में काम करेगा। खंड का में दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास और हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास से 10 नंबर के बहुविकल्पी आते हैं। पेपर का पैटर्न आपने देखा होगा। सबसे पहला प्रश्न उठाते हैं, 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं, कौन है? बालकृष्ण भट्ट। चौथा विकल्प सही है, डी वाला सही है विकल्प, ठीक है ऑप्शन। अगला प्रश्न है, पांडे बेचन शर्मा जिनको उग्र कहा जाता है और कृति, ठीक है, उग्र और कृति अपनी खबर किस विधा की रचना है? ठीक है, पांडे बेचन शर्मा उग्र और कृति अपनी खबर किस विधा की रचना है? तो ये आत्मकथा है दोस्तों। अपनी खबर क्या है? आत्मकथा है। ऑप्शन दूसरा करेक्ट है, विकल्प ये वाला सही होगा। बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? बाण भट्ट की आत्मकथा एक उपन्यास है, मैंने पहले से हाईलाइट करके रखा है, दूसरा विकल्प सही है। हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह क्या है? तो तब की बात और थी, चौथा विकल्प सही है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी है? बहुत पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। कुटज आचार्य हजारी प्रसाद की दोस्तों रचना यहाँ पर देखने को मिलती है, तीसरा वाला विकल्प सही होगा, सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब कविता साहित्य यानी पद्य साहित्य के इतिहास की 5 प्रश्न आएंगे बहुविकल्पी। अज्ञे जी की रचना कौन सी है? हरी घास पर क्षण भर, दूसरा विकल्प सही है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। निम्न में से मैथिली शरण गुप्त का पहला काव्य संग्रह कौन सा? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर मैंने गूगल पे भी सर्च किया लेकिन नहीं मिला। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न यहाँ पर क्रिएट हो रहा है कि कौन से ये ऑप्शन सही होगा। तो इसका अगर आपको सही ऑप्शन पता हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। मैथिली शरण गुप्त का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा? यशोधरा है या भारत भारती या सिद्धिराज या पंचवटी? अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के किस काल को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है? तो भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है। पूर्व मध्यकाल यानी मध्यकाल आने से पहले का काल भक्ति काल था। ये भक्ति कला लिख गया लेकिन ये भक्ति काल होगा, तो दूसरा विकल्प सही है। सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो चिदम्बरा पर दोस्तों इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा, सी वाला। सी कह लो या तीसरा कह लो, बात एक ही है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे के संपादन में कुल कितने सप्तक प्रकाशित हुए? तो इन्होंने 4 सप्तक प्रकाशित किए, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, चौथा विकल्प सही है। मैंने सारे हाईलाइट कर दिए थे दोस्तों। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन ज़रूर करना। गद्यांश यहाँ पर दिया रहेगा, इसके नीचे प्रश्न दिए होंगे 5, हर प्रश्न 2 नंबर का, 10 नंबर मिलेंगे। 2-3 बार अच्छे से पढ़ोगे गद्यांश समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या गद्यांश में लिखा है अच्छे से पढ़ो। अब यहाँ पर क्या करना है कि सर्जक की मौलिक उपलब्धि का प्रमाण क्या है? 5 प्रश्न पूछे जाएंगे गद्यांश पर आधारित। किससे जकड़ा हुआ समाज आगे नहीं बढ़ पाता है? रमणीयता और उद्दिष्ट शब्द का अर्थ क्या है? रेखांकित अंश की व्याख्या, उपयुक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम, यानी संदर्भ लास्ट में पूछा है, ठीक है। रेखांकित अंश की व्याख्या भी निचले चौथे क्वेश्चन पर पूछी गई है। और 3 प्रश्न ये आपके गद्यांश से निकल आएंगे, 2-3 बार पढ़ोगे निकल आएंगे। कोई एक गद्यांश के उत्तर ही लिखने होंगे, चाहे वो वाला करना या फिर ये वाला करना। मगर उदास होना बेकार है से यहाँ तक, ठीक है। लेखक के अनुसार किस में परिवर्तन हुआ है? जब पढ़ोगे 2-3 बार तो ये समझ में आ जाएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या, रेखांकित अंश जिनके नीचे लाइन खींचे हुए हैं, अंडरलाइन है ना, ये यहाँ पर ये रेखांकित अंश है, यहाँ से लेकर ये यहाँ तक लास्ट तक, तो ये रेखांकित अंश की व्याख्या। मनोवृत्ति और धावन शब्दों का आशय लिखना है। अशोक आज भी उसी मौज में क्यों है? उपयुक्त गद्यांश में पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम, यानी जो संदर्भ होता है वो पूछ दिया है। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का रहेगा, 2 × 5 तो 10 नंबर का एक गद्यांश करना है। कोई भी 2 दिए हैं, 1 करना है। इसी तरह से कविता का दोस्तों अंश दिया होगा,
मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुवन से और ना भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। ठीक है, यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, राधा किसके द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती हैं? कृष्ण का सौंदर्य कैसा है उल्लेख कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या, ये जो ऊपर की 2 लाइनें हैं ये रेखांकित है, इनकी व्याख्या करना है। राधा की मनोदशा का वर्णन कीजिए। उपर्युक्त पद्यांश, कविता का अंश है ना, तो पद्यांश का शीर्षक एवं कवि का नाम अर्थात संदर्भ लिखना है। 2 यानी कि 10 नंबर का ये पद्यांश पूरे प्रश्न आपको करने पड़ेंगे। नहीं समझ में आती है वो पद्यांश तो फिर अथवा में विकल्प दिया है, यहाँ पर ये पद्यांश पढ़ लो। घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, नीलघन शावक से सुकुमार, सुधा भरने को विधु के पास, और मुख पर वह मृदु मुस्कान, रक्त किसले पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक लसाई 2 अभिराम। ठीक है, यहाँ पर भी दोस्तों 5 प्रश्न हैं। यहाँ किसकी सुंदरता का वर्णन किया जा रहा है? अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक हसलाई हो अभिराम में कौन सा अलंकार है? अम्लान तथा अभिराम शब्दों का अर्थ क्या है, स्पष्ट करो। रेखांकित अंश की व्याख्या, ये जो 2 लाइनें अंडरलाइन है इनकी व्याख्या, और कविता का शीर्षक और कवि का नाम यानी कि संदर्भ लिखने को कहा जा रहा है। 2 into 5 10 नंबर का, कोई एक पद्यांश कोई एक गद्यांश करना है, 20 नंबर आ जाएंगे। पढ़ोगे अच्छे से, समझा होगा तो कर ले जाओगे। तो दोस्तों चलते हैं अब 3rd पेज पे और देखते हैं कि वहाँ पर किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों साहित्यिक परिचय और उनकी रचनाएं आपको लिखना है, एक लेखक और एक कवि की, तो 5 नंबर इसके लिए मिलेगा। 80 शब्दों में ये कार्य आपको करके दिखाना है। कौन से लेखक का आप लिख सकते हैं? वसुदेव शरण अग्रवाल जी का लिख सकते हैं, प्रोजी सुंदर रेड्डी का लिख सकते हैं, या फिर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का लिख सकते हैं। किन्हीं एक का साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय क्या? जीवन परिचय थोड़ा सा लिखो, कहाँ पर जीवन स्टार्ट हुआ, फिर साहित्य में क्या योगदान उनका रहा, किस तरह की भाषा शैली, किस तरह का लेखन उन्होंने किया, गद्य में कैसा लेखन किया, अगर काव्य किया हो तो काव्य में कैसा लेखन किया, शैली क्या थी, ठीक है, किस तरह से उन्होंने समाज पर उनके साहित्य का प्रभाव पड़ा, ये सारी चीज़ें साहित्यिक परिचय में जाएंगी। और उनकी महत्वपूर्ण रचना लिख दो 4-5, तो ये रचनाएं याद ही होना चाहिए। इसके बाद यही काम आपको कवि के जीवन परिचय में करना है। उनका साहित्यिक परिचय यानी जीवन परिचय से स्टार्ट करो, थोड़ा सा जीवन परिचय लिखो, फिर उनके साहित्य के बारे में लिखो कि क्या क्या उन्होंने दिया, कौन से उपन्यास लिखे, कौन से कविता संग्रह लिखे, कौन से काव्य संग्रह लिखे, किस किस तरह की कविताएं रचना की, समाज पर उनका क्या प्रभाव है, साथ ही साथ शैली क्या है, कैसी भाषा है, और उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन है। सुमित्रानंदन पंत पर लिख सकते हैं, रामधारी सिंह दिनकर, या फिर अज्ञे जी पर आप लिख सकते हैं। फिर वही आता है प्रश्न ध्रुव यात्रा अथवा पंचलाइट की सारांश। पंचलाइट याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, यही आएगा। इसके बाद बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य, तो पंचलाइट ही तैयार कर लो ना पूरी। स्वपठित खंड काव्य जो हो आपके ज़िले के हिसाब से, उसके बस आप याद कर लो, उसके प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण आ जाएगा यहाँ पर 5 नंबर का। ये भी संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद 7 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पर 2 संस्कृत के पैसेज दिए हैं, किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। संदर्भ में भी केवल पाठ का नाम लिखना है और हिंदी में अनुवाद कर देना है। अच्छे से देख लेना क्या क्या बताया था आपके सर ने, तो उसी हिसाब से हिंदी में अनुवाद ज़्यादा कठिन नहीं होगा, आराम से कर सकते हो। दिए गए श्लोकों में भी आपको यही करना है, उसका संदर्भ लिखना है कि कौन से चैप्टर से उठाए गए हैं, कौन से पार्ट से लिए गए हैं, और उनका हिंदी में अनुवाद कर देना है। तो यहाँ पर 2 श्लोक दिए हैं, किसी एक का अनुवाद करना है अथवा यहाँ पर लगा हुआ है। इसके बाद लोकोक्तियों का अर्थ, उल्टी गंगा बहना, लोकोक्तियों मुहावरे के अर्थ और वाक्य में प्रयोग करना। बहुत आसान काम होता है। जानते हाथ कंगन को आरसी क्या, शौकीन बुढ़िया चटाई का लहंगा, दाल में काला होना, उल्टी गंगा बहना। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे संस्कृत ग्रामर, संस्कृत व्याकरण के कुछ प्रश्न, जो कि अगर आपने तैयारी की होगी तो आराम से कर लोगे, नहीं तो थोड़ा सा आपको कठिन ये कार्य पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर भी 3 से 4 प्रश्न आपको मिलेंगे, जिनमें शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन और ऑप्शनल है। ये बात अच्छी है कि यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न है, तो यहाँ पर आप अगर तुक्का भी मारोगे तो फिर सही होने के चांस थोड़े बहुत रहेंगे, 25% तो रहेंगे। इसके बाद
शब्दों के अर्थ लिखना है, एक शब्द के दो अर्थ लिखना है, ठीक, अनंत के दो अर्थ या फिर पत्र के दो अर्थ या फिर तीर के दो अर्थ। इसके बाद निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करना है, ये बहुविकल्पी, जिसका ज्ञान कम हो, ठीक है, अल्पज्ञ हो जाएगा वो। जंगल में स्वयं लगने वाली आग क्या हो जाएगी दोस्तों, ये शायद होगी दावाग्नि होगी या फिर बड़वाग्नि होगी, मैं कंफर्म नहीं हूँ, आप कमेंट में बताना। इसके बाद दो वाक्यों को शुद्ध करना है, भाई अशुद्ध लिखे हैं ये चारों वाक्य, किन्हीं दो को शुद्ध कर दो। शुद्ध करना, कृष्ण और राधा नृत्य कर रहा है, ये कैसा वाक्य है, अशुद्ध है ना, इसको शुद्ध करना है, किन्हीं दो को शुद्ध करना है, 2 नंबर मिल जाएंगे। सूर्य पूरब में निकलता था, तो ये सही करना है, सूर्य पूर्व में निकलता है हो जाएगा। इसके बाद रस की बात करें तो श्रृंगार या शांत का लक्षण और उदाहरण लिखना है 2 नंबर में। यमक अथवा उपमा अलंकार का लक्षण और उदाहरण लिखना है 2 नंबर में। चौपाई अथवा सोरठा छंद का उदाहरण लिखना है 2 नंबर। तो श्रृंगार और करुड़ तैयार कर लेना 100%, यमक और उपमा तैयार कर लेना, कोई एक आ जाएगा, और दोहा और सोरठा तैयार कर लेना। चौपाई भी सिंपल ही है, उसको तैयार कर लेना, आ ही जाएगा। यहाँ से 6 नंबर आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद अपने क्षेत्र में प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति का वर्णन करते हुए नगर आयुक्त को एक पत्र लिखना है। 6 नंबर का पत्र है, पत्र अच्छे से लिखना सीख लेना, 6 नंबर का है, अच्छे से लिख दोगे पूरे नंबर मिल जाएंगे। नहीं ये पत्र आता है तो अपनी उच्च शिक्षा पूरी करने के लिए एजुकेशन लोन, शैक्षिक ऋण प्राप्त करने के उद्देश्य से किसी बैंक प्रबंधक को, बैंक मैनेजर को एक प्रार्थना पत्र लिखो। फिर वही निबंध आता है 9 नंबर में, वर्तमान समाज में नारी की स्थिति क्या है, आरक्षण व्यवस्था पर वरदान या अभिशाप है, भारतीय प्रजातंत्र का भविष्य क्या है, लोकनायक तुलसीदास, प्रदूषण की समस्या, कारण और निवारण। किसी एक टॉपिक को उठा लो और 6 से 7 पेज या 5 से 6 पेज का तो निबंध आपको लिखना ही है। कुछ नहीं, बस लिखना है, हेडिंग बीच बीच में डालते रहो, बना बना कर भी लिख सकते हो, कोई नहीं देखेगा, लिखा होगा ज़्यादा सा, अच्छा सा, थोड़ा सुंदर, साफ सुथरा। बीच बीच में कुछ पंक्तियाँ लिख दो, कुछ कविता की बातें लिख दो, कविता की बातें यानी उसी टॉपिक से रिलेटेड, गाने नहीं लिखना है, उसी टॉपिक से रिलेटेड कविता या कोटेशन कुछ डाल दो, ठीक है, तो वो चीज़ बहुत काम करेगी। स्केच पेन वगैरह से हेडिंग डालो, काले ब्लैक पेन से हेडिंग डालो, साफ़ सुथरा लिखो, ज़्यादा लिखो, 6-7 पेज तक जा सको तो 9 नंबर आपको मिल जाएंगे, 8 तो मिल ही जाएंगे। तो हिंदी का पेपर लिखना ज़्यादा होता है, ये ध्यान रखना कि लिखने में आप थके नहीं और आप पूरा पेपर करें, कुछ छूटना नहीं चाहिए। सबसे बड़ी शर्त यही है कि कुछ छूटेगा तो फिर नंबर होने के चांस ज़्यादा, कम होने के चांस ज़्यादा हैं, ठीक है। छोड़ना नहीं है, भले उसमें कुछ ना कुछ करो, थोड़ा सही करो चाहे थोड़ा गलत करो, लेकिन शुरुआत में अच्छे अच्छे प्रश्न सही से हल कर देना, आपके अंक अच्छे ही आएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाओ, ज्वाइन करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए एग्जाम सिद्धमेश यूट्यूब चैनल के साथ इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर्स के लिए।